हाँ भाई फाइनल ईयर, आप जरा ध्यान दें यहाँ पर अभी हमने किसके बारे में बात की? अभी हम बात कर रहे थे अपने एपीकल्चर के बारे में, ठीक है। एपीकल्चर में किसका हम कल्चर करते हैं? हनी बी का कल्चर कर रहे हैं, मतलब हनी बी की उन्हें हम पालते हैं, उनकी हम रेयरिंग करते हैं। तो हनी बी का यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन बताया गया है। फाइलम ऑर्थ्रोपोड्स, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा, जीनस एपिस, स्पीशीज इंडिका। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं अब हम। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि हनी बी के लिए भी काफ़ी सारी स्पीशीज़, जीनस स्पीशीज़ आपके लिए बहुत सारी प्रकार की मिलती हैं, है ना, बहुत सारी होती हैं जीनस स्पीशीज़। लेकिन जिनका आप इजीली रेयरिंग कर सकते हैं, जिन्हें आप इजीली पाल सकते हैं, वो कुछ ही होती हैं। जैसे हनी बी की कुछ विशेष प्रकार की प्रजातियां होती हैं, जैसे फर्स्ट इज हाँ भाई, यहाँ पे हनी बी की कुछ स्पेशल टाइप की क्या पाई जाती हैं? प्रजातियां पाई जाती हैं, कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं। जैसे फर्स्ट इज एपिस डोर्साटा, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिस इंडिका, एपिस फ्लोरिया, एपिस मेलिफेरा, ठीक है। इसमें से अगर हम बात करते हैं आपकी एपिस डोर्साटा की, तो इसे जनरली हम जानते हैं जाइंट बी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? जाइंट बी के नाम से। क्यों? क्योंकि ये हनी बी बहुत 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 बड़ी होती है, मतलब बहुत बड़ी, इतनी बड़ी नहीं होती, पर हाँ औरों की अपेक्षा ये थोड़ी सी बड़ी होती है। जाइंट बी होने के साथ साथ इनका जो नेचर होता है वो बहुत एग्रेसिव नेचर की होती है। एग्रेसिव नेचर से मतलब होता है कि अगर आप इनके हाइव के पास जाते हैं और इनका हनी भी लेने की कोशिश करेंगे, तो ये बहुत जल्दी एग्रेसिव नेचर की होने की वजह से क्या करेंगे, आप पर बहुत इजीली अटैक कर देंगी, ठीक है। तो इन्हें रेयर करना बहुत मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम एपिस डोर्साटा को रेयर नहीं करते कभी भी, इन्हें हम एपीकल्चर के लिए नहीं पालते। अगर हम इंडिया में बात करते हैं तो वहाँ होती है एपिस इंडिका, ठीक है। एपिस इंडिका को हम इजीली पाल सकते हैं। क्यों? एक तो इसका हनी बहुत अच्छा होता है, ठीक है, हनी की वजह से, और इनकी रेयरिंग बहुत इजी होती है, बहुत ही ज़्यादा इजी रेयरिंग होने की वजह से हम जनरली एपिस इंडिका, इसको हनी बी को हम रेयर करते हैं। नेक्स्ट इज एपिस फ्लोरिया। एपिस फ्लोरिया और एपिस मेलिफेरा ये बहुत डरपोक होती हैं। कैसी होती हैं? बहुत डरपोक होती हैं, मतलब इतनी डरपोक होती है कि अगर आप इनके छत्ते के पास जाके थोड़ा सा भी कुछ जला देंगे ना, नीचे से थोड़ा सा फोमिंग कर देते हैं, तो क्या होगा, ये बहुत इजीली वहां से उड़ जाएंगी और आप इजीली क्या ले सकते हो, आपको इजीली हनी भी मिल जाएगा, ठीक, मतलब हनी मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। ये जो मेलिफेरा होती है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ये ना डंक नहीं मारती कभी भी, स्टिंग इंजेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये बहुत डरपोक होती है, थोड़ी देर पहले बताया था ना, ये गुस्सैल प्रवृत्ति की नहीं है, जैसे ये इसका होता है एग्रेसिव नेचर, इनमें से किसी का भी एग्रेसिव नेचर नहीं है। थोड़ा बहुत तो हर किसी में होता है, हर एनिमल में होता है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा है एपिस डोर्साटा का। इनमें से किसी भी अदर स्पीशीज में ये एग्रेसिव नेचर आपको नहीं देखने को मिलेगा, इसलिए इन तीनों को बहुत इजीली रेयर किया जाता है, ठीक है। तो इजीली रेयरिंग होने की वजह से जनरली इन्हें अलग अलग देशों में पाला जाता है, जैसे इंडिया में एपिस इंडिका, ठीक है, यूरोप में आपका जनरली मेलिफेरा, और इटली की तरफ अगर आप चले जाएं, ठीक है, तो वहां पर आपको जनरली एपिस फ्लोरिया मिलेगी, ठीक है। ये बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी, ठीक है। तो रेयरिंग के आधार पर हमने इन्हें 4 उसमें डिवाइड कर रखा है, क्लियर हो गया होगा। चलो आगे देखते हैं अब हम जानते हैं कि आखिर इनका हम कल्चर कैसे करते हैं, ठीक है। तो कल्चर करने के लिए
कुछ मेथड्स हम फॉलो करते हैं। जैसे फर्स्ट इज ओल्ड मेथड। ओल्ड मेथड में क्या किया जाता था, जैसे किसी भी जंगल में गए, वहां पर किसी पेड़ में इन्होंने क्या बनाया हुआ है, अपना हाइव बनाया हुआ है ये, ठीक है, दिस इज अ बी हाइव, ठीक है, बी हाइव है यहाँ पर ये। अब क्या होता है कि जैसे जो भी इंसान इस क्या कहते हैं हनी को कलेक्ट करने जाएगा, वो क्या करता है, खुद को किसी एक बहुत अच्छे कपड़े से ढक लेगा, बहुत अच्छे से, ठीक है, जिससे ये बिल्कुल भी डंक ना मारे। तो डंक ना मारने की वजह से क्या काम करेगा, ये बहुत अच्छे से खुद को कवर करके जाएगा। यहाँ इस पेड़ के नीचे जहाँ पर इसने अपने बी हाइव यहाँ प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ हाइव बना रखा है हनी बीज ने, यहाँ पर कुछ सूखी पत्तियां और कचरा वगैरह इकट्ठा करेगा और इनमें आग लगा देगा। तो आग की वजह से यहाँ गर्मी होगी, यहाँ पे धुआं वगैरह जो निकलेगा गर्म, ठीक है, उस फूमिंग की वजह से क्या होता है, इसमें से जितनी भी हनी भी होगी, ठीक है, वो क्या वो उड़ जाएंगी, ठीक है, हनी भी कुछ तो उड़ जाएंगी, कुछ इसमें रह जाएंगी, ठीक। तो क्या करेगा, यहाँ पर जो एक इंसान जो भी आया है भाई, वो यहाँ से इस बी हाइव को तोड़ना शुरू करेगा, मतलब इस छत्ते को, इस हाइव को तोड़ना स्टार्ट करेगा। कभी भी आप ध्यान देना, कभी भी एक बार में न तोड़कर वो थोड़े थोड़े पार्ट्स में तोड़ता है, ठीक है। इससे क्या रहता है, एक तो इसमें जितनी भी एक बार में तोड़ेगा तो क्या होगा, एक तो बहुत बिल्कुल बिखरने का भी टेंशन ज़्यादा है, और दूसरी बात इसमें जितनी भी हनी भी होंगी वो इसको डंक मार सकती है। तो इन सबसे बचने के लिए क्या काम करता है, इसको थोड़े थोड़े उसमें तोड़ता है। और तोड़ने के लिए भी किस तरह से उनको तोड़ेगा, तोड़ा इसने इतना ये, ठीक है, तोड़ने के बाद इसमें कुछ तो हनी भी उड़ गई थी, और इसमें जो रह जाती हैं, ठीक है, उन्हें इनमें से मार दिया जाता है, ठीक है। और जो मारने के बाद इस हाइव को अच्छे से क्या किया जाता है, निचोड़ा जाता है, इसको इस तरह से क्रश किया जाता है, ठीक है। और इसमें से क्या निकाल लेते हैं, इसमें से हम निकालते हैं अपना हनी। लेकिन इसमें क्या होता है, पुरानी विधि में, ओल्ड मेथड में क्या होता है, ये हनी जो होता है ये होता है आपका इम्प्योर, इम्प्योर हनी होता है। क्यों होता है इम्प्योर, जस्ट बिकॉज जब इसको तोड़ा गया था बी हाइव को, तो इसमें से कुछ मधुमक्खियां तो उड़ गई थी, कुछ हनी भी तो उड़ गई थी, लेकिन कुछ रह गई थी। रहने के साथ साथ इसमें और क्या क्या था, एक तो हनी भी प्रेजेंट थी, ठीक है, एग्स प्रेजेंट थे, प्यूपा, लार्वा, ठीक है, और भी अदर चीज इसमें, मतलब और फिर थे अनवांटेड चीजें थी, वो सारी इसमें थी, सारी की सारी। इसको आपने क्या किया था, जस्ट इस तरह से निचोड़ लिया था। तो निचोड़ने की वजह से क्या हुआ, इसमें आपके पास जो हनी आया वो कैसा था, इम्प्योर था, वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्योर नहीं था, उसको आप खा नहीं सकते थे, क्योंकि इसमें आपने अंडे वंडे जितने भी जो भी कुछ था वो सब आपने उन सबको भी निचोड़ लिया है इस हनी के साथ, ठीक है। तो अब फिर क्या करते थे लोग कि जब इस तरह की गंद होने लगा, इम्प्योर मिलने लगा इनको हनी, इन्होंने क्या किया कि अब हम इस तरह से नहीं लाएंगे, पेड़ों के पास जाके नहीं लाएंगे। अब क्या करते थे वो, उनके पास जो बड़े बड़े मटके होते थे, या फिर उनके घर में जो यूटेंसिल्स होते थे, मतलब जो बर्तन होते थे बड़े बड़े, ठीक है, वो उसका वो यूज करने लगे। जैसे घर में कुछ टूटे हुए बर्तन हैं बड़े, उनका यूज करते थे, या फिर मटकों का, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर शहद रख देते थे। शहद रखने के साथ साथ या फिर यहाँ पर साथ में आर्टिफिशियल फूड रखा जाता था। आर्टिफिशियल फूड रखा जाता था। आर्टिफिशियल फूड मीन होता है आपका, इसमें शुगर एंड वाटर, इसका सॉल्यूशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक सॉल्यूशन बनाया जाता है, और इस सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट रहता है, शुगर एंड वाटर। ये शुगर जो होती है ये होती है आपकी 2/3, एंड जो वाटर होता है वो होता है आपका 1/3, ठीक है। तो इस तरीके से जो सॉल्यूशन मिलता है उसको यहाँ रख देते थे ये लोग पास में, जिससे क्या होता था, इस हनी की वजह से यहाँ पर हनी भी जो होती थी
डायरेक्ट बी लिख रहे हैं हम यहाँ, तो बी जो है वो क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। अट्रैक्ट होने के साथ साथ अगर आपने यहाँ पे आर्टिफिशियल फूड भी रखा हुआ है तो ये ज़्यादा, सपोज कीजिए आपका घर एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर बहुत दूर दूर तक बहुत अच्छे फ्लावर्स नहीं है, क्योंकि भाई अगर हनी अगर मिलता है तो किससे मिलता है, फ्लावर्स की वजह से ही मिलता है ना। अभी प्रोसेस पूरी बताई जाएगी किस तरह से। लेकिन अगर दूर दूर तक कोई बगीचे वगैरह नहीं है जहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स ना हो, तो आपको आर्टिफिशियल फूड बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि बी कहीं से तो भाई अपना लेंगी ना, सैप कहीं से तो लेंगी, जिसकी वजह से वो हनी बी में ट्रांसफर करेंगी। हनी में अगर उनको ट्रांसफर करना है, कन्वर्ट करना है, तो कहीं ना कहीं से तो उनको न्यूट्रिशन चाहिए होगा, और न्यूट्रिशन के तौर पे या तो आप उनको प्रोवाइड कराएं अच्छे से अच्छे गार्डन्स, और अगर नहीं करवा सकते हैं तो फिर आपको उनको आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड कराना पड़ेगा। क्लियर है। अब क्या होता था, जब इन्होंने इस तरह मटके में इस तरह से किया, तो कुछ हनी बीज इसी में बना लेती थी अपने हाइव। ठीक है। अब हनी बी जब इसमें हाइव बना लिया, तो जिसने भी ये इस टाइप से ये यूज किया होता था मटके में, ठीक है, तो क्या करता था, इसको तोड़ के इसमें से इजीली हनी ले लेता था वो। ठीक है, या तो इसको तोड़ता था, या कभी कभी बिना तोड़े सिर्फ और सिर्फ इसमें से हनी ले लेता था बस। ठीक है, जिससे क्या होता था, इसका ये मटका जो है उसको वो बाद में दोबारा से यूज कर सकता था कभी और। ठीक है, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आने लगी। क्या प्रॉब्लम आती थी, कि जरूरी थोड़ी ना है कि ये बी जो है, जो हनी बीज हैं, उन्होंने एक बार इसमें अपना हाइव बना लिया, घर बना लिया, ये अगली बार भी इसी मटके में बनाएंगी। पागल थोड़ी है कि इसमें से बेचारों ने बनाया भी इतनी मेहनत से, और मेहनत से बनाने के बाद भी कोई और दूसरा ले जाएगा तो जरूरी तो ना वो इसी में बनाएंगी, वो नहीं बनाएंगी इसमें। तो इसमें थोड़ा अच्छे से एपीकल्चर की जो प्रोसेस थी वो हो नहीं पा रही थी, हमें बहुत अच्छे से कमर्शियल वे में आपका हनी नहीं मिल रहा था। तो इस कंडीशन से बचने के लिए क्या हुआ, ओल्ड मेथड जो था वो खत्म कर दिया गया, और उसकी जगह कमर्शियल मेथड स्टार्ट किया गया। ठीक है, ओल्ड मेथड क्लियर है फाइनल ईयर सभी को, किसी को परेशानी है तो पूछ लीजिए आप। क्लियर है यहाँ पर ओल्ड मेथड, चलो ठीक है। अब हम अपने कमर्शियल मेथड की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, कमर्शियल मेथड के लिए हमें कुछ एपरेटस की जरूरत होती है। ठीक है, किसकी जरूरत होती है, कुछ एपरेटस की। कौन कौन से होते हैं एपरेटस, जैसे फर्स्ट इज हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिए आप, कमर्शियल मेथड अगर हमें अपनाना है, ठीक है, तो कमर्शियल मेथड के लिए हम क्या करते हैं, हमें कुछ एपरेटस की जरूरत होती है, जिसमें आर्टिफिशियल हाइव, फॉर्म फाउंडेशन, नाइफ एंड हनी एक्सपर्टर, आर्टिफिशियल फूड के बारे में तो आप लोगों को बता ही दिया जस्ट अभी, है अदर एपरेटस। अदर एपरेटस अगर सब चीज बता देते हैं,
देखिए आर्टिफिशियल हाइव मीन, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ओल्ड मेथड में हम क्या करते थे, हम लेते थे कोई मटका या कोई टूटे हुए बड़े बड़े बर्तन। अब इसमें क्या किया जाता है, इसमें हमें बकायदा एक आर्टिफिशियल इस टाइप से एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसका डायग्राम आप लोगों को कल दिखाया जाएगा बहुत अच्छे से बनाकर, ठीक है। उसमें फ्रेम्स लगे रहते हैं। फ्रेम्स आप अपने उस पर डिपेंड करते हैं कि ये फ्रेम्स जो है वो कितने होते हैं। फ्रेम्स जनरली 7 to 10 रखे जाते हैं, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसमें हनी लाकर डालते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फाउंडेशन, फॉर्म फाउंडेशन से रिलेटेड मतलब है कि ये जो यहाँ पर आपका जो बेस रहता है, ठीक है, उस बेस को बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो होता है फॉर्म फाउंडेशन, ठीक है। नेक्स्ट है नाइफ एंड हनी एक्सक्लडर, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर बाद में कम बताना पड़ेगा ना कल। देखें जो नाइफ, जैसे आपने फ्रेम्स कल देखेंगे, फ्रेम है जैसे ये, ठीक है। अब फ्रेम भी कैसे होते हैं, हेक्सागोनल शेप में होते हैं, पता है ना ये बात तो, कि भाई जो भी हनी भी होती है वो एक हेक्सागोनल शेप की जो सेल्स प्रेजेंट होती है उसी टाइप से क्या बनाती है उसमें अपने हाइव, ठीक है। इस टाइप से आपके इस फ्रेम्स में क्या प्रेजेंट रहेंगे, ये शेल्स होंगे। शेल्स भी कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये होती है कि ये इसे हम किसी एक वैक्स से इस तरीके से बंद कर देते हैं एक तरफ से, भाई एक तरफ से बंद करेंगे तभी तो इसमें क्या कहते हैं जो भी वर्कर्स हैं हनी के, वो क्या करेंगे इसमें अपना हनी डालेंगे, है ना, तभी तो डालेंगे वो। लेकिन क्योंकि अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो ये नीचे निकल नहीं जाएगा, तो इसीलिए इसको हम कैप के थ्रू बंद कर देते हैं, कैपिंग की प्रोसेस होती है, ठीक है। तो कैपिंग के लिए यहाँ पे एक वैक्स से इनको अच्छे से बंद कर दिया जाता है। अब हम करते क्या है, जब हमें हनी निकालना होता है तो हम नाइफ का यूज करते हैं। नाइफ का यूज क्यों किया जाता है, जैसे अभी बताया कि यहाँ पर इसे हमने किससे बंद किया था, इसे हमने वैक्स से बंद किया था। वैक्स से बंद करने की वजह से फिर हम क्या करेंगे, इसको चाकू की हेल्प से इस तरीके से कैप हटाएंगे इनमें से, ठीक है। जितने भी कैप्स थे वो सारे हमने क्या किए, हटा दिए। कैप्स हटाने के बाद नेक्स्ट है हनी एक्सक्लडर। हनी एक्सक्लडर का मतलब होता है जिसमें हम क्या निकालते हैं, हनी निकालते हैं जिसमें से। हनी एक्सक्लडर के लिए इस टाइप से एक टैंक होता है, क्या होता है, एक टैंक होता है जिसमें नीचे की तरफ एक रोटर लगा रहता है। क्या प्रेजेंट रहता है आपका, रोटर लगा रहता है। रोटर मीन क्या होता है, रोटर मतलब होता है जो एक ही उस पर इस तरह घूमता है, रोटेट करने वाला, ठीक है। यहाँ इस रोटर पर हम क्या करते हैं, अपने इन फ्रेम्स को लेते हैं, टाइम, अपने इन फ्रेम्स को लेते हैं और इस रोटर पर लगा देते हैं या फिक्स कर देते हैं, ठीक है। फिक्स करने के बाद हम इसे रोटेट कराते हैं, जितने पर भी हमें चाहिए होता है टाइमिंग सेट कर देते हैं और उसकी रोटेशन सेट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये रोटेट करेगा, रोटेट करने की वजह से इसमें जितना भी हनी था वो इन वॉल से टकरा कर क्या होगा, नीचे की ओर कलेक्ट हो जाए, यहाँ जमा हो जाएगा ना। इन वॉल से टकराने के बाद यहाँ जमा हो जाएगा। यहाँ पर एक टैप लगा रहता है जिसमें से हम हनी को बाहर ले लेते हैं टाइम टू टाइम, और ये फ्रेम जो होता है ये अच्छे से फिर से उसी रूप में आ जाता है जिसमें हमने स्टार्ट किया था, एक न्यू फॉर्म में आ जाएगा ये, ठीक है। न्यू फॉर्म में आने की वजह से फिर इसको हम फिर से एक नए उसके लिए तैयार करेंगे। अब ये प्रोसीजर किस तरह से है, अब जैसे आर्टिफिशियल फूड तो मैंने बता ही दिया, हनी एक्सक्लडर समझ में आ गया होगा, इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे जब इन सब के बारे में बताएंगे वन बाय वन तब। अभी तो जस्ट एक थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं। इसके बाद अदर एपरेटस में आते हैं जैसे ग्लव्स। ग्लव्स, ग्लव्स समझते हैं ना, अगर आप ग्लव्स नहीं पहनेंगे डायरेक्ट आप तोड़ने चले गए तो हनी आपके हाथों पर क्या करेगी सबको पता है। साथ में आते हैं बी वेल। बी वेल का मतलब होता है
इनसे बचने के लिए एक ओढ़ा जाने वाला जो पर्दा होता है, ठीक है, जो कपड़ा आप ओढ़ के जाएंगे, आप हनी लेने जाएंगे, उसे हम जनरली किस नाम से जानते हैं? बी वेल के नाम से जानते हैं। तो ये सब चीजें आ जाती हैं आपकी अदर एपरेटस में, ठीक है। तो क्लास आई थिंक आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, है ना, क्लियर है? एपीकल्चर, किसी को कोई परेशानी है तो पूछना चाहे तो पूछ ले। वैसे इन सब के बारे में हम कल फिर से बात करेंगे, कमर्शियल मेथड के बारे में, ठीक है। तो चलिए आज की मीटिंग में बस इतना ही। हाँ ठीक है, चलो।